अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग नंबर 26 के साथ फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहान 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानियों हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें। और बच्चों, कोशिश करो डेली 1 से 2 घंटे आप ऑनलाइन क्लासेस लें, उसको आप पढ़ें ताकि जब आप स्कूल जाए तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, तो जिसकी वजह से आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम तालीमी वीडियोस, तमाम क्लासेस की और तमाम सब्जेक्ट की मौजूद है, तो आप इससे इस्तेफादा हासिल करें और दिल लगाकर पढ़ें। आज से हम अपना रिकॉर्डिंग नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 26 में हमने बॉइलिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने वेपर प्रेशर स्टडी किया था बच्चों। वेपर प्रेशर का मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर के फैक्टर्स क्या होते हैं। ये जो जितने भी है ना, ये प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, एवापोरेशन, तो आपने इनकी एक तो फैक्टर्स लाजमी करना है, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर में अक्सर आ जाता है कि वेपर प्रेशर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पर यह असरअंदाज होता है बॉइलिंग पॉइंट के या तो उन फैक्टर्स का पता हो। जब आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए फिर आपको फैक्टर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अगर कहे कि टेम्परेचर से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज, तो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने बताया ना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी और वो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, आपने बॉइल तो वर्ड सुना है, उबलना, कि पानी उबल गया है, ये अंडा उबल रहा है, और इस तरह के वर्ड आपने सुने। तो ऐसा पॉइंट जहां पर कोई चीज बॉइल हो जाए, उसको ऐसा पॉइंट जहां पर कोई चीज बॉइल हो जाए, वो कौन सा पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। यानी इस टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर ये चीज बॉइल हो गई है, तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करें, लिक्विड को जब भी हम हीट करें, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। वही बात, आपको लिक्विड है, आप उसको हीट दे रहे हो तो उसको आप एनर्जी दे रहे हो ना। जब आप एनर्जी दे रहे हो तो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो मॉलिक्यूल्स पहले 20 की स्पीड से मूव कर रहे थे, मिसाल के तौर पर आपने उसे हीट किया, आपने उसे टेम्परेचर दिया, तो अब वो कितनी स्पीड से मूव करेंगे, 40 की स्पीड से। तो ये है कि जब भी व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, इट्स मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गेन एनर्जी, एनर्जी हासिल करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। फिर वही बात लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कि हर मॉलिक्यूल्स की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। यानी 15 मॉलिक्यूल्स, हम ये नहीं कह सकते कि 15 के मॉलिक्यूल्स की सेम काइनेटिक एनर्जी। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होती है, जैसे 15 में से 5 ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। यानी अगर 10 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज है, 10 के 10 मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा कम या एवरेज हम उसको कहते हैं। लेकिन 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो। बात क्लियर हो गई, उनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। तो वो कहता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा है, वो क्या कहता है, इंक्रीजेस हो जाती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। यानी अगर हम हीट कर लें, पहले अव्वल उनकी जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा है, अगर हम उनको और हीट करें तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। उन 5 मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पहले ही ज्यादा है, तो अगर हम उनको ज्यादा हीट करेंगे,
उनको हीट देंगे तो वो 5 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक इनफ टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब है, ठीक है, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल्स करीब है। अब मैं उनको एनर्जी दे रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जान छुड़ाएंगे, ये भागने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल कोशिश करेगा मैं इससे दूर हो जाऊं, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। ड्यू टू दिस रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और वो क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम करेंगे। इसके नतीजे में कौन सा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, एवोपरेशन, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। दैट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, फिर वही वो उसके क्या इंक्रीज कर देगा, वेपर प्रेशर। देखिए एवोपरेशन प्रोसेस हुआ, वेपर बने, एवोपरेशन हुआ, वेपर बने। अब वेपर बने तो वेपर से ही आगे क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज किया, एवोपरेशन, वेपर बने, उससे फिर क्या हुआ, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहता है दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर अंटिल अ स्टेज, ऐसी स्टेज आ जाए, रीचेस वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to its atmospheric pressure। अब ये बात के बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये एटमॉस्फेरिक का एक खास प्रेशर होता है, हमें पता है ना, एटमॉस्फेरिक का एक खास प्रेशर है, जो बाहर की फिजा उसका एक खास प्रेशर है। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो बबल बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जिसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं। तो इसमें हमने यही कहा है कि ऐसा वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस सूरत में हम क्या कहते हैं, बॉयल होना शुरू हो गए। वो कौन सा पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो एट द स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, अब लिक्विड क्या होना जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो कौन सा पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। हेंस बॉइलिंग पॉइंट, अब किसको डिफाइन करते हैं, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है या बाहर कोई भी हम एक्सटर्नल खुद भी कोई प्रेशर दे रहे हो, अगर वेपर प्रेशर उसके बराबर हो गया तो वो कौन सा पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो ये डेफिनेशन इसकी याद करो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर, the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड किसके इक्वल हो जाए, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, या उसके अलावा कोई एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, तो कौन सा पॉइंट कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये बच्चों ये देखो, आप केटल के अंदर कुछ चीज वाटर बॉईल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके बाद आपने देखना शुरू, आप देखेंगे कि वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर से बॉयल बुलबुले से टाइप के निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कौन सा पॉइंट होता है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी अब ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि अब जो उसके अंदर जो वेपर प्रेशर थे, जो वेपर बन रहे थे, वो वेपर प्रेशर अब किसके बराबर हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। देखो ना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर एग्जांपल 40 है मिसाल के तौर पे, और वेपर प्रेशर का भी अब हो जाएगा 40, तो अब ये आसानी से एटमॉस्फेयर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, बॉइल जो हो गया। तो ये ही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये वाटर को आपने देखा होगा बॉइल करते हुए, वो बुलबुले से निकल रहे होते हैं और हम कहते हैं अब देखो ये बॉइल, इसमें उबाल आ गया, ये बॉइल हो गया।
तो वो उसमें भी यही होता है कि जो उसका वेपर प्रेशर हो रहा होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उसके नतीजे में हम क्या कहते हैं, वाटर बॉयल हो गए। ये देखो, ये बुलबुले आपने देखे होंगे वाटर गर्म करते हुए, ये बुलबुले से निकलने शुरू हो जाते हैं। ये होती है कि हम इस स्टेज पे कहते हैं कि वाटर क्या हो गया, बॉयल। तो मैं आपसे कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप कहोगे सर जब वेपर प्रेशर, जो वेपर बन रहे होते हैं, ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बाहर कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए से एटमॉस्फेरिक और बी से प्रेशर, ये निशानी है बॉइलिंग पॉइंट की। ऐसा पॉइंट जहां पर वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हम कहेंगे वो चीज क्या हो गई है, बॉयल हो गई है, वो लिक्विड क्या हो गया, बॉयल हो गया। अब ये किसने एग्जांपल दी है, ये कुछ 5, 1 2 3, ये कुछ 3 कर्व्स दिखाई गई हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर है और ये उनका वेपर प्रेशर है। अब वो देख रहा है कि किसका प्रेशर ज्यादा है, कौन सी चीज किस पे बॉयल होगी। The figure 5.5 shows the increase of vapor pressure of diethyl ether। कि वो डाइथाइल ईथर का हाई वेपर प्रेशर शो कर रहा है। अल्कोहल एंड वाटर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं बात करूं इस वाले 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इज 200 mm। तो वो कहता है जो डाइथाइल ईथर है, ये जो पहली लाइन है, इसका वेपर प्रेशर है 200 mm। इसका वेपर प्रेशर है 200 mm। और इथाइल अल्कोहल का 25 है, अल्कोहल का 25 है, while that of water is about 5 mm। तो वाटर का कितना होगा, 5 होगा। स्टार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है when they are heated, जब हम उसको हीट करना शुरू करते हैं, ये देखिए टेम्परेचर हमने दिया है, जब हम उसको हीट करें, वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर इंक्रीजेस रैपिडली एंड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760, ये हमने पढ़ा था ना, 760 टोर भी कह सकते हैं mmg। तो वेपर प्रेशर जब इसके बराबर हो जाए तो हम कहेंगे वो चीज क्या होगी, वो लिक्विड क्या हो गया, बॉयल हो गया। अब वो कह रहा है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, तो हमने फॉर एग्जांपल 20 टेम्परेचर पर अगर हमने नोट किया है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइथाइल ईथर का प्रेशर 760 टोर के बराबर हो गया, यानी 34.6 टेम्परेचर लगा लो। मैं इसको दोबारा आपको क्लियर करता हूँ। ये देखो 3 कर्व हैं, एक है ईथर है लिक्विड, ये सारे लिक्विड है, अल्कोहल है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही लिक्विड ही होता है ना, लिक्विड होगा तो वेपर बनेगा। ये वाटर है, 3 है। वो कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक का वेपर प्रेशर 200 है, एक का 25 है और एक का 5 है, यानी वाटर का 5 है, अल्कोहल का 25 और ईथर का 200। वो कहता है अब हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया इन तीनों लिक्विड को। अब 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने नोट किया कि जो डाई इथाइल ईथर है वो बॉयल होना शुरू हो गया, यानी बाकी 2 लिक्विड बॉयल नहीं हुए, डाइथाइल ईथर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि 34.6 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 760 टोर है। हमें पता है ना 760 क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 760 क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, यानी 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा है जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ डाइथाइल ईथर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो गया। और ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो इसका मतलब है इनका वेपर प्रेशर ज्यादा था। जब इनका वेपर प्रेशर ज्यादा था तो ये आसानी से 760 टोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच गए। अब आते हैं अल्कोहल पर। अल्कोहल हीट करते गए उनका वेपर प्रेशर 760 के बराबर हुआ नहीं पूरा। अगर हो जाता तो वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता। 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने नोट किया, ये जो लाइन है ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर शो कर रही है। तो ये अल्कोहल की लाइन किसके बराबर हो गई, वेपर प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गई। यानी अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 760 के बराबर हो गया।
तो उस वक्त हम कहेंगे 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल बॉयल होना शुरू हो गया। 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल बॉयल होना शुरू हो गया। थर्ड में हमने वाटर की बात की। जब हमने थर्ड में हमने वाटर की बात की तो हमने नोट किया कि वाटर के अंदर हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो हमने नोट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो बच्चों मुझे बताओ कि किसका वेपर प्रेशर सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो आप कहोगे सर ईथर का। ईथर का 34 अभी हमने हीट करना स्टार्ट किया था, 34.6 पे इसका जो वेपर प्रेशर है ईथर का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया था, इसलिए वो बॉयल हो गया। जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा कोई लिक्विड बॉयल नहीं हो सकता। तो 34.6 पे बराबर हो गया था तो ये लिक्विड बॉयल हो गया। अल्कोहल की तरफ आए, अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हुआ। क्यों बॉयल हुआ, क्योंकि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर था वो किसके बराबर हो गया, 760 के। और 760 कौन सा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर की मिसाल लें तो वाटर बॉयल नहीं हुआ। वाटर कब बॉयल हुआ, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पहुंचे, हमने देखा कि जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो 760 के बराबर तब हुआ। यानी वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो किस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, 100। अल्कोहल का वेपर प्रेशर कब बराबर हुआ, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब याद है कि बॉइलिंग पॉइंट आपको भूलना नहीं चाहिए कि वेपर प्रेशर जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं 760 टो 760 के बराबर हो जाए तो आप समझ लेना कि वो लिक्विड क्या हो गया, बॉयल हो गया। अब इसके फैक्टर्स की बात करें, अब हम किसकी बात करेंगे, फैक्टर्स की, कि बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर पर। The polar liquids have higher boiling points than that of non-polar boil। अभी हम पीछे ग्राफ में देख के आए, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट था, अल्कोहल का 78 और ईथर का कितना था, 34 कुछ इस तरह। तो the polar liquids have higher boiling point। जो भी polar liquids होंगे उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, वेपर प्रेशर कम होगा। यानी मैं कह सकता हूं अगर वेपर प्रेशर कम है एक लिक्विड का तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपको क्लियर हो जाएगी। यानी एक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, हमें ज्यादा वेपर्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट वो क्या कहते हैं, बॉइल होगा वो। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। नेचर ऑफ लिक्विड में आपने द पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो पोलर लिक्विड्स होते हैं, मैं आपसे कहूँ नॉन पोलर लिक्विड्स ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा या पोलर लिक्विड्स का, तो आप कहोगे पोलर लिक्विड्स का। The polar liquids have higher boiling points than that of non-polar liquids because polar liquids have strong intermolecular force। क्यों, क्योंकि polar liquids के अंदर strong intermolecular forces है। Boiling points of a few liquid का जो कि given है वो हम आगे देख लेंगे। तो पहला आपने देख लिया नेचर ऑफ लिक्विड, पहला फैक्टर क्या है कि अगर पोलर लिक्विड्स होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वही बात समझ में वैसे ही आपको पता होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। Intermolecular forces play a very important role in the boiling points of liquids. Substances having strong intermolecular forces have high boiling points because such liquids attain a level of vapor pressure equal to external pressure at high temperature। उसने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वेपर प्रेशर का लेवल है वो किसके बराबर लेके जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा हीट देंगे। ज्यादा हीट देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, वाटर आपके पास है, वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना बॉयल करने का। तो यही रीजन है। थर्ड हमारा जो है एक्सटर्नल प्रेशर, ये मेन चीज है, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर 760 टोन एक्सटर्नल प्रेशर, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दूं, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक एक्सटर्नल प्रेशर 760 है, 760 उसका एक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं प्रेशर में कर दूं 400, तो वेपर प्रेशर को अब कितना कितना चाहिए, 400 का हिस्सा चाहिए बराबर होने के लिए। यानी आप समझ जाएं कि पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760, अब वेपर प्रेशर को बॉयल होने के लिए कितना चाहिए, 760 वेपर प्रेशर चाहिए, ऐसे ही रहा। तो वो 760 तक हीट होता रहेगा जब तक उसके वेपर बराबर ना हो। अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूं 400, तो वेपर प्रेशर को कितना चाहिए, प्रेशर 400 ही चाहिए, किसके बराबर आने के लिए, एटमॉस्फेयर। जब 400 चाहिए तो वो चीज ज्यादा बॉयल जल्दी हो जाएगी बनिस्बत इसके। हम इसको पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। Boiling point of a liquid is controlled by external pressure in such a way that it can be increased by increasing external pressure and vice versa. इसी तरह अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर कुकर के अंदर मिसाल लेता हूं, प्रेशर कुकर में वाटर डाला, अब आपको पता है जब मैं इसको बंद कर देता हूं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब मुझे बताओ, जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉयल हो रहा था, अब उसका वो जो मैंने ढक्कन बंद कर दिया, अब उसका एक्सटर्नल प्रेशर हो गया फॉर एग्जांपल 1400। अब पहले पानी बॉयल होता था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस किस प्रेशर पे होता था, 760 पर होता था। याद है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 होता है, तो ये नॉर्मल प्रेशर है। इस पे 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता था, 100 पे। अब मैंने वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अपनी तरफ से 1400 कर दिया, तो क्या पानी अब भी 100 पे होगा, नहीं यार, अब भी 100 पे नहीं होगा। अब उसको क्या चाहिए कि ज्यादा वेपर प्रेशर बनाना चाहिए, उसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ताकि वो 1400 के बराबर आए और बॉयल हो जाए। तो यही इसकी एग्जांपल है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देता है। एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से बॉइलिंग। अब मरी के ऊपर जाए, वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर पहाड़ों पे कम होता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो अब क्या करेंगे, वहां पर पानी अब क्या हो जाता है, बॉयल जल्दी हो जाता है। इसी तरह कुछ और इलाके में जाएंगे जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो ये इसका था हमारा, ये कि किस तरह इसको करना है। अब है फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जब कुछ फ्रीज हो जाए, जम जाए, ठीक है ना, जैसे बर्फ जम जाती है। पानी को अगर हम फ्रिज में रखें तो ऐसा पॉइंट जहां पर वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। When liquids are cooled, जब हम उसे ठंडा करें, कूल, the vapor pressure of liquid decreases। जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। वेपर प्रेशर इंक्रीज तभी होंगे ना जब कोई चीज हीट कर रहे हो। And a stage reaches when vapor pressure of a liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state। यानी ऐसा पॉइंट जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। सॉलिड का भी थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर तो होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के बराबर आ जाए तो वो कौन सा पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फिर देखो, ऐसा टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। देखा, सॉलिड स्टेट के बराबर आया तो वो फ्रीज हुआ, सॉलिड हुआ। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक लिक्विड।
ऐसे पॉइंट पर क्या होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म, दोनों फॉर्म्स क्या करती हैं, एग्जिस्ट होती हैं। यानी फ्रीजिंग पॉइंट में सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है और लिक्विड फॉर्म भी। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। यानी ऐसा पॉइंट जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड दोनों इक्वल हो जाए, और ऐसी कंडीशन पर सॉलिड भी एग्जिस्ट करती है स्टेट, और वेपर्स भी, दोनों स्टेट्स क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। देखो दोनों सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी सॉलिड भी एग्जिस्ट करती है ऐसे पॉइंट पर और लिक्विड भी, तो दोनों स्टेट क्या करती हैं, डायनामिक है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। ऐसे पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग। ये कुछ हैं जिनके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं टेबल पे। डाइथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट -116, बॉइलिंग पॉइंट 34.6, इथाइल अल्कोहल -115 और बॉइलिंग पॉइंट 78। वाटर का देखो 100 बॉइलिंग पॉइंट है, एन ऑक्टेन का 126, एसिटिक एसिड का 118। तो ये टेबल आपकी दी हुई है, आप टेबल आपने देख ली। ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। ऐसी स्टेट होती है जहां पर सॉलिड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब आइस की एग्जांपल देख लें तो वाटर का जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आइस ही होता है, जहां पर हम कह सकते हैं लिक्विड भी, वो अब लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और तो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। डिफ्यूजन, अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन की, हमें पता है डिफ्यूजन इनके अंदर कम होती है। वो क्यों? क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज होते हैं, गैसेस में ज्यादा होती हैं। अब डिफ्यूजन देख लेते हैं। The liquid molecules are always in state of continuous motion. वो continuous motion में होता है जिस वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल है। They move from high concentration to lower concentration. तो वो क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन। They mix up with the molecules of other liquids so that they form a homogeneous mixture. इनकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये मिक्सअप हो जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर लिक्विड्स के साथ, के मॉलिक्यूल्स जो अदर लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं, फिर एक क्या कहते हैं, सोल्यूशन। मिसाल के तौर पर when a few drops of ink are added in a beaker of water, ink molecules move around and after a while separate in a whole of the, जैसे एक वाटर का, ये वाटर का बीकर है, आपने नोट किया होगा समटाइम हम करते हैं कि वाटर होती है, हम उसके अंदर इंक डाल देते हैं तो वो पूरा जो पानी होता है वो ब्लूइश हो जाता है, इंकिश हो जाता है, तो किस वजह से, डिफ्यूजन है। अब ये देखो मैंने इंक के ड्रॉप से डाले, अब ये क्या करते हैं कि इसके ड्रॉप हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ ये घुल मिल जाएंगे, तो ये क्या करेंगे कि ये पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूस मोशन में थे, इसलिए ये डिफ्यूजन हो गया कि एक जो इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ घुल मिल गए और डिफ्यूज हो गए, और अब पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लूइश हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है इंक वाली जो डिफ्यूजन पर फिट आती है। फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो डिफ्यूजन के फैक्टर्स में अगर हम देखें, इंटरमॉलिक्यूलर लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर देन दोज ऑफ हाई। सिंपल सी बात है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो डिफ्यूजन क्या होगी, डिफ्यूजन क्या होगी, डी में लिख देता हूं, डिफ्यूजन कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Liquids having weak intermolecular forces diffuse faster than those having strong intermolecular forces. Size of molecules की बात करें, big size molecule diffuse slowly, यानी जो जिन molecules का size बड़ा है वो डिफ्यूज क्या होते हैं, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता वो डिफ्यूज होते हैं, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। फॉर एग्जांपल हनी, शहद की मिसाल ले लें, डिफ्यूज स्लोली इन वाटर देन दैट ऑफ अल्कोहल इन वाटर। यानी अगर हनी को अगर हम पानी के अंदर डिफ्यूज करना चाहें, पानी के अंदर डालें, तो वो क्या करते हैं, कम स्लोली डिफ्यूज होगा। लेकिन अगर इसी टाइम अगर हम अल्कोहल को वाटर के अंदर डालें तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है। तो हनी का साइज बड़ा होता है मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होती है। तीसरा फैक्टर है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी रेगुलर शेप हो, यानी फॉर एग्जांपल गोल है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल
तो वो जल्दी से ज्यादा होंगे। बानिस्बत ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी शेप इस तरह है, तो वो डिफ्यूज कम होंगे। रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर, वो ज्यादा स्पीड से फास्टर यानी डिफ्यूज होते हैं। देन इर्रेगुलर शेप बिकॉज दे कैन इजीली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर, क्योंकि इरेगुलर होंगे तो वो इजीली स्लिप हो जाते हैं ओवर एंड मूव फास्टर। टेम्परेचर की बात करें, डिफ्यूजन इंक्रीजेस बाय, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दें तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अमल दखल हर जगह आपको नजर आएगा। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, लास्ट हमारा है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, ये हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड गैसेस से ज्यादा डेंसर होते हैं। Because molecules of liquid are closely packed and the spaces between their molecules are negligible, क्योंकि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें स्पेसेस क्या होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, कम होती हैं, तो इसलिए उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है बनिस्बत गैसेस की। As the liquid molecules have strong intermolecular forces and they cannot expand freely and have a fixed volume, तो ये इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, इतनी आसानी से एक्सपैंड नहीं कर सकते। लाइक गैसेस की अगर हम बात करें, दे कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट इज द रीजन व्हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर हाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में तो डिस्टेंस भी आपको पता है कि एक दूसरे से ज्यादा होता है, तो जब मॉलिक्यूल्स ही करीब नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि उनकी डेंसिटी गैसेस के ना होने के बराबर है। जबकि वो कहता है लाइक गैसेस they cannot occupy all the available volume of the container, that is the reason why density of liquids are high. For example, density of water, जैसे water की density है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, while that of air की density है 0.001। अब एयर यू नो गैस हो जाएगी, वाटर लिक्विड है, तो गैस की डेंसिटी आप देख लो 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। That is the reason why drops of rain fall downward. यही वजह है कि वाटर के जो ड्रॉप्स हैं जमीन पर क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है बनिस्बत गैसेस की। गैसेस की डेंसिटी कम है इसलिए वो सस्पेंड होती है, हमारे फिजा के अंदर गैसेस मौजूद हैं। अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा होती तो फिर तो ऑक्सीजन भी जमीन पर होती, ऐसे ही है ना। अब तो वो हवा के अंदर मौजूद है ना, तो उनकी डेंसिटी कम है। जबकि आपने बारिश के कतरे देखे होंगे तो एयर वो जमीन पर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आल्सो वेरी, you can observe kerosene oil floats over water while honey settles down in the water. बाकी वो कहता है जो लिक्विड्स के जो आपस में काफी लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है, किसकी लिक्विड ज्यादा होती है किसी की ज्यादा। जैसे केरोसिन ऑयल आपने देखा होगा, ऑयल जो होता है केरोसिन ऑयल आप देखें तो वो वाटर की सरफेस पे तैरता है। अगर आप वाटर लें और उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डालें तो वो क्या करता है, उसकी सरफेस पे तैरता है। इसका मतलब हुआ है वाटर भी लिक्विड है, केरोसिन ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगर आप देखें वाटर में हनी को डिसॉल्व करें, ये वाटर है और ये मैं हनी को डिसॉल्व करूं तो आप देखेंगे कि हनी नीचे सेटल हो जाएगा। हनी के जो मॉलिक्यूल है वो नीचे सेटल, इसका क्या मतलब है सेटल नीचे होने का, कि हनी की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये बच्चों हमारा लिक्विड्स था, हमने लिक्विड्स की सारी प्रॉपर्टीज देखी है, आपने अच्छी तरह देखना। एवोपरेशन क्या है मैंने डिटेल से बताया, उसके फैक्टर्स क्या है। एवोपरेशन के अलावा फिर मैंने ये डिस्कस किया आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, इन सब के फैक्टर्स आपने लाजमी करने हैं। फिर ये डेंसिटी, ये छोटी चीजें ये भी आपने देख लेनी है। हमारा आज का लिक्विड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे सॉलिड्स की तरफ, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।